नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के नाम में ही निहित है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, इस मिशन को पूरा करना है और तभी पूरा होगा जब आप और हम मिलकर प्रयास करेंगे और भारत को गंदगी से पूरी तरह मुक्त करेंगे। इसी दिशा में क्या क्या प्रयास हो रहे हैं, इससे अवगत कराने के लिए हम आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में आज आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु। इसके अलावा जब बात होती है शोधों की, अनुसंधानों की और तकनीक की, तो उस फ्रंट पे क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएं कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं संयुक्त निदेशक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय संध्या सिंह जी। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो संध्या जी, सबसे पहले आपसे हम यही अगर समझना चाहें कि मंत्रालय की जब बात आती है तो अब प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद इस मिशन को गति मिली है, तो मंत्रालय किस तरह के प्रयास अब करने जा रहा है? प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद बहुत गति मिली है इस प्रोग्राम को और मंत्रालय इसके लिए पूरे ज़ोर शोर से तैयारी में लगा हुआ है और हमने पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी है। अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में महीने भर का पूरा एक कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने हर राज्य को बोला है कि गांव, ग्राम पंचायत स्तर तक हर गांव में जा कर के लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाए। उसके साथ साथ लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए। उसके लिए हर मीडियम का उपयोग किया जा रहा है। उनको ये भी बताया जाए कि स्वच्छता के क्या फ़ायदे हैं, उन्हें स्वच्छता कैसे करनी चाहिए और उसके संबंध में जो कुछ भी उन्हें परेशानियां हैं उसके बारे में वो सीधे बात कर सकते हैं। जी, ये काम मैम बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, भागीदारी चाहिए लोगों की। लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो हर राज्य की अपनी समस्याएं हैं, संसाधन भी अलग हैं, अपेक्षाएं भी अलग हैं। तो राज्यों की जब बात करते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जिन पे आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या मंत्रालय जिनके लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा है? मंत्रालय तो वैसे अभी सारे राज्यों के लिए पूर्ण कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है वो हमारे जो पहले से ही थोड़े पिछड़े हुए राज्य हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ग्रामीण आबादी भी वहाँ पर बहुत है। फिर उसके अलावा बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है जी। ये वो सारे राज्य हैं जहाँ की आबादी पहले से ही काफ़ी पिछड़ी हुई है और वहाँ पर खुले में शौच की समस्या ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। तो वहाँ पर हमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है और इसके लिए पहले से ही कदम उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। सारी राज्य सरकारों को केंद्र से चिट्ठियाँ जा चुकी हैं कि उन्हें क्या कदम उठाने हैं। इसके लिए पूरे दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके अलावा हमने एक मॉनिटरिंग की पूरी एक सेल बनाई है, जिससे कि उसमें ये सारी चीज़ें प्रतिदिन हमारी एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजी जाती है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसमें समय दर समय ये बात वहाँ तक पहुँचाई जाती है कि जो काम हो रहे हैं उसका फीडबैक क्या है, वहाँ पता चलता रहे साथ साथ? बिल्कुल, क्योंकि सारा कुछ हम इतने ज़ोर शोर से कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी खुद इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए इसका जोर तो बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है। आप एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी कि हमने जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ, उस दिन हमने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण करके एक फेसबुक पेज बनाया सोशल नेटवर्किंग के अंदर, और दूसरे दिन सुबह हमने शाम तक ही हमने देखा, सुबह का भी इंतज़ार नहीं किया, एक दिन के अंदर 1000 लाइक्स, क्या बात है, उसके अंदर आ गए। तो उससे पता लगता है कि कितना ज़्यादा लोगों में इसका असर हुआ है, लोग इसको कितने विकराल रूप में देख रहे हैं। उसके अलावा अभी अगर आप देखना चाहें तो फेसबुक पेज में हर गांव, शहर, सबकी जानकारी है, फोटोग्राफ्स हैं कि कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। जी, ये वाकई जानना अपने आप में बहुत रोचक है कि लोग ना सिर्फ रुचि ले रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये। हाँ, लोग अपनी बात भी रख रहे हैं। अच्छा। फेसबुक पेज के अंदर कमेंट्स के रूप में वो अपनी बात को भी रख रहे हैं और बहुत सारे सुझाव भी आ रहे हैं। जी, तो मैम ये कैसे फिर आगे निर्णय होता है जब सुझाव इस तरह के आते हैं? कैसे आप लोग इसकी आगे दिशा तैयार करते हैं, किनको हमें शामिल करना है? क्योंकि बहुत से युवाओं के साथ ये भी बात देखने में आ रही है कि जब तकनीक की हम बात करते हैं तो शोध हो रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि किस मंच पे जाके अपनी बात वो रखें। हालांकि एक नया प्रयास हमने देखा पिछले दिनों, जो कार्यशाला हुई और साथ ही साथ जो एग्जीबिशन लगाई गई, वो प्रदर्शनी देखना अपने आप में बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। लेकिन अभी भी युवाओं के मन में एक बात है कि एक तो इस दिशा में अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो किससे मिले, और अगर वो कुछ बताना चाहते हैं कि शोध कुछ वो कर रहे हैं तो उसके लिए सहायता उन्हें मिले, इसके लिए क्या करें वो? जहाँ तक नए शोध की बात है तो डॉक्टर माशेलकर हैं, पद्म विभूषण से सुसज्जित हमारे महान वैज्ञानिक हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है
जिसकी प्रथम मीटिंग भी हो गई। उस कमेटी में डिसाइड किया गया कि क्योंकि जो आपने कार्यशाला की बात की, तो उसमें हमने कुछ जो हमारी जानकारी में नई उपलब्धियां थी, इनोवेशंस करके हमने उनको इनवाइट किया था और उनको लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ये नई जानकारियां और नई नई टेक्नोलॉजीज़ पानी और शौचालय के क्षेत्र में उपलब्ध है, जिनका उपयोग किया जा सकता है। तो आइडिया ये था कि बाकी लोग भी छूट गए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट गए होंगे, तो उसको आमंत्रित करने के लिए हमने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एक EOI जारी किया था। अच्छा। जिसकी अवधि 1 महीने थी। कि उस EOI के रिस्पॉन्स में हमारे पास काफ़ी सारी प्रविष्टियाँ आई हैं, जिनको इस कमेटी की जो अगली बैठक होने ही वाली है कुछ दिनों में, उस बैठक के सम्मुख रखा जाएगा। और वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को ज़रूरत भी पड़ेगी, अगर उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी होती हैं जिनमें हमें ऐसा लगेगा कि शायद हमें देखना पड़ेगा कि ये मूर्त रूप में कैसे इनका इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको देखने के लिए भी ये कमेटी के लोग जाएंगे। और फिर उसमें से वो कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़ किस क्षेत्र में लगाई जा सकती है। आइडिया ये है कि सस्ती, सुंदर और टिकाऊ जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, जिससे हमारे यहाँ जो शौचालय बने वो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ और सबके लिए अनुकूल हो। बिल्कुल सही बात है। एक बात संध्या जी और जो देखने में आती है कि जब राज्य सरकारों की बात होती है तो हमने जैसा ही कहा कि हर राज्य का अलग अलग पूरा जो उनका व्यवस्था है अलग है और जनसंख्या अलग है, उसी तरह से अब केंद्र से राज्य सरकारों की बात आती है कोऑर्डिनेशन की, तो वहाँ किस तरह की दिक्कतें रहती हैं जो अब लगता है कि दूर हो जानी चाहिए? जैसे हम बात करें तो पहले भी हमारे प्रोग्राम के अंतर्गत एक मनरेगा का कंपोनेंट होता था, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम। तो उसके अंतर्गत करीब 5500 रुपये की धनराशि का इस्तेमाल किया जाता था। वो आप चाहें तो उसमें सहायता रूप में कर सकते हैं, चाहे तो उसमें रॉ मटेरियल खरीद सकते थे, ऐसा प्रबंधन था। तो बहुत सारे स्टेट्स ने हमको बोला कि अलग अलग विभाग इन दोनों स्कीम्स को देख रहे हैं, मतलब शौचालय बनाने की जो स्कीम है और साथ में मनरेगा की जिस स्कीम है, अलग अलग इसका विभाग देख रहे हैं। तो उन दोनों को आपस में कन्वर्ज करने में परेशानियां आ रही थी। अच्छा। तो उसकी वजह से हमारा जो शौचालय निर्माण का कार्य है उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। तो अभी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने इस चीज़ को सबसे पहले टैकल किया। हमने पहले तो इसको अलग कर दिया है। अब हमारी जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की एक स्कीम है उसके अंदर ही पूरा 12,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। अच्छा। एक इंडिविजुअल शौचालय के निर्माण हेतु। जी, यानी राशि भी बढ़ा दी गई है। राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले सब मिलाकर 10,000 रुपये होते थे और उसमें बेनिफिशियरी को भी 900 रुपये देना पड़ता था जिसके घर में शौचालय बन रहा है। लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। पानी के प्रबंधन हेतु 1500 रुपये की राशि इस 12,000 में शामिल की गई है। अच्छा। तो कुल मिलाकर 12,000 की राशि जो है वो उपलब्ध है एक शौचालय बनाने के लिए। अभी कई बार ये भी देखा गया है कि हम जब बात करते हैं कि खुले में शौच के लिए ना जाएं, और प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि महिलाओं की जब बात आती है तो उनकी सुरक्षा की बात हो, उनके सम्मान की बात हो, और जिस तरह की परेशानी उन्हें आती है कि अंधेरा होने तक उनको इंतजार करना होता है, तो उनकी सेहत पे ही बात आती है। बिल्कुल। इसको देखते हुए अब प्रयास को गति दी जा रही है, तो एक पक्ष हुआ। लेकिन जब आप मंत्रालय के अलग अलग विभाग जब जाके लोगों से मिलते हैं या किसी गाँव या ज़िले की जब बात होती है, तो क्या समस्या रहती है कि लोगों के पास फंड्स नहीं हैं, या लोगों के पास समझ नहीं है, या फिर हम देखें कि शौचालय भी उपलब्ध है लेकिन इतनी जागरूकता नहीं है कि उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा देखने में आती है? आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि महिलाओं के लिए इसमें सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। लेकिन जो अभी बहुत सारी स्टडीज़ में भी पाया गया है, और जो हम लोग भी जब कभी जाते हैं गाँव स्तर पर, तो हमने भी इस चीज़ को पाया कि सबसे ज़्यादा परेशानी है लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। वो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि शौचालय की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उसका इस्तेमाल करने से वो कितनी सारी बीमारियों से दूर रख सकते हैं। बिल्कुल। तो मेन सबसे बड़ी समस्या है कि उनके अंदर जागरूकता ही नहीं है। इसीलिए प्रोग्राम के अंदर शौचालय बनाना तो एक ज़रूरी पहलू है ही है, लेकिन साथ में लोग इस बात को समझें कि उन्हें शौचालय इस्तेमाल करना चाहिए, वो उस पर बहुत बल दिया जा रहा है। जी, यहाँ मैम थोड़ा सा अगर आपसे ये और समझना चाहें कि आपने कहा कि लोगों की सोच की बात है कि जागरूक नहीं है, वो इस वजह से समस्या ज़्यादा है, यानी फंड्स की समस्या उतनी नहीं है और प्रशासन भी उनको मदद करने के लिए तत्पर है। लेकिन मैम विद्यालयों की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि बच्चों से ही अगर हम शुरुआत करें तो वो आने वाले कल का, हम कहते हैं कि भविष्य वही हमारे देश का है, और वो एक बच्चा का घर जाता है, परिवार के बाकी लोगों को बताता है कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है, तो उससे काम आसान हो जाता है।
तो अगर स्कूलों की बात करें तो उस स्तर पे क्या कुछ किया जा रहा है? अगले साल जो बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौच के प्रबंधन की बात की जा रही है स्कूलों में, ये लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त करने योग्य है और प्राप्त कर लिया जाएगा। इसकी दिशा में पहले से प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। इसमें तो अगले साल तक कन्याओं के लिए विशेषकर जो कहा गया है कि लड़कियों के लिए स्कूल में शौचालय होना ज़रूरी है, तो इस दिशा में कोशिश हो रही है? इस दिशा में कोशिश हो रही है। अभी जैसा आपने कहा कि बच्चे सबसे अच्छा मीडियम होते हैं किसी भी बात को पहुंचाने के लिए, तो इसलिए हमने अपनी जितनी भी हमारी इस तरह की योजनाएं होती हैं जहां पर हम जागरूकता अभियान चलाने की बात करते हैं, हम हर अपने दिशा निर्देश में इस बात को सर्वोपरि रखते हैं कि जो भी आपका कार्यक्रम शुरू हो उसमें स्कूली बच्चों को सबसे प्राथमिकता दी जाए। बहुत अच्छा लगता है देखे कि जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं तो अब लोगों को लगता है कि एक तो इसमें कोई शर्म जैसी बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है साफ सफाई, ये एक बात होती है। लेकिन अगर हम बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, तो CSR का जो आप देखते थे पहले वो सिर्फ होने भर के लिए, जैसा कि देखा गया कि उसमें कोई योगदान वाली बात नज़र नहीं आती थी या एक्टिव होने की बात नज़र नहीं आती थी। इधर देख रहे हैं कि उसके बाद से चाहे गांधी जयंती की बात हो या जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके बाद से CSR का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रोल है, काफ़ी बढ़ गया है। क्या तब्दीली आप देख रही हैं? प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद और स्वच्छता कोष बन जाने के बाद तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है कि अभी कॉर्पोरेट्स खुद हमारे पास लेटर लिखते हैं। क्या बात है। हमें फ़ोन करते हैं, मतलब जो चीज़ हम पहले कहते थे लोग उसमें हमारे से बात नहीं करना चाहते थे, अभी है हम ना भी कहें तो भी लोग आके बात करते हैं। और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने तो ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया। जैसे आपने भी सुना होगा कि जो गंगा के किनारे टॉयलेट्स का काम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। फिर लुधियाना में ये भारती ने काम शुरू किया है टॉयलेट बनाने का। इसके अलावा भी बहुत सारी, आप लिस्ट देखें तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स ने बहुत सारे फंड्स अलॉट किए हैं CSR के अंदर। तो आज की जो तारीख में इस पे अच्छा काम हो रहा है। क्या बात है। तो यानी जब से प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया है, इस विषय में बात की है, तब से हर व्यक्ति को लग रहा है कि हम भी इसमें योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल, हर कोई बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहा है जी, और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल। संजय जी, ये बात आपसे और समझना चाहेंगे। महिलाओं की हमने कुछ देर पहले बात की, लेकिन अगर मंत्रालय की बात की जाए तो उसकी तरफ से कुछ अलग से विभाग बनाने की भी योजना है कि महिलाओं को ही जाकर विशेषकर समझाया जाए, क्योंकि वो परिवार भी संभालती हैं, उनकी सफाई बेहद ज़रूरी है। हाथ धोने की बात हो या घर में खाना बनाते समय, शौच के बाद, तो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ अलग से प्रयास करने की योजना है निकट भविष्य में? हमने ये चीज़ निश्चित किया है कि 50% जो भागीदारी है वो महिलाओं की हो जी। हर कमेटी की जो 50% सदस्य हो वो महिलाएं हों। तो उसमें क्या है कि विलेज वाटर सैनिटेशन जो कमेटीज़ होती हैं उसके पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने गांव की पानी और जो शौचालय की समस्याओं को कैसे निपटान करना है। तो मेरे ख्याल से उतना तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन भविष्य में इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है और महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे किया जा रहा है। जी जी जी। अब थोड़ा सा अगर हम आम जनमानस जो देख रहे हैं दर्शक इस समय, अगर उनके लिए समझना चाहे, क्योंकि कई बार वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं कि हम शौचालय बनवाना तो चाहते हैं लेकिन संपर्क किससे करें, किससे मिला जाए, कहाँ से धनराशि जुटाई जाए, तो उनको थोड़ा सा अगर आप गाइड करें कि वो क्या कर सकते हैं इस पर। जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। इसके लिए जिसको शौचालय चाहिए उसको खुद आगे आना पड़ेगा और उसके लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने सरपंच को उसने बोलना है, उसको बस ये जाके बोलना है कि भाई मेरे पास शौचालय नहीं है, मुझे इस स्कीम के अंतर्गत अपने यहाँ शौचालय बनाना है जी। वो सरपंच गांव के जितने भी लोग होंगे सबकी डिमांड को लेकर के आगे वो जिला स्तर पर कर देंगे। जिला स्तर से वो राज्य स्तर पर चला जाता है और उसके बाद यहाँ से हम हर जिले को सीधा पैसा मुहैया कराते हैं जी। तो इसलिए उन्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुद के ग्राम समाज में ही बैठ करके इस चीज़ को करवा सकते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2019 तक का लक्ष्य है, हमें हासिल करना है स्वच्छ भारत मिशन को, जो है वाकई हम चाहते हैं कि ये मूर्त रूप देना है। तो आप चूँकि मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, काम देख रहे हैं वहाँ पर और बहुत सी प्रयास अब बढ़ रहे हैं। दिशा निर्देशों की बात हो रही है, पॉलिसी की अगर बात की जाए उस स्तर पे भी कुछ कोशिशें की जा रही हैं, गाइडलाइंस भी अपने तैयार हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा? बिल्कुल, मैं तो पूर्ण तरह से इस बात को कहूँगी कि लक्ष्य हम पूर्णतया हासिल कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। क्या बात है। और सबका साथ होगा तो इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमारे सब लोग, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, अगर सब लोग आगे आए, सफाई करें, शौचालय की मांग करें, तो ये तो 2019 तो बहुत दूर है, उससे पहले ही पूरा हो सकता है जी। तो यही स्पिरिट होना चाहिए। अगर यही भाव रहे तो फिर
कोई चीज़ रोक नहीं सकती इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। संध्या जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हो रही है हमारी। अब ये जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, इनमें बहुत लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो अगर व्यक्तिगत रूप से योगदान करना चाहें, ख़ासतौर से अपने आसपास की साफ़ सफाई के लिए, क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आप खुद को साफ़ रखें, अपने आसपास साफ़ रखें, तो वो दिन दूर नहीं कि हम एक स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना कर रहे हैं वो मूर्त रूप ले लेगी। जी संध्या जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि लक्ष्य को, जैसा कि आपने कहा, समय से पहले हम हासिल कर लेंगे। आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपसे शुरुआत में कहा था कि आपको लेकर चलेंगे तमिलनाडु, तो चलते हैं तमिलनाडु के पेंडानूर गांव में और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। दक्षिण भारत के सफर में स्वच्छ भारत टीम का पड़ाव रहा पड़ियानूर गांव। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने के रास्ते में कांचीपुरम जिले में स्थित है गांव पड़ियानूर। इस गांव में लगभग 675 घर हैं। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की आबादी लगभग 3,500 है। कुछ समय पहले तक इस गांव की स्थिति बेहद खराब थी। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ मलेरिया, चिकनगुनिया और पेट संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर ओर यहाँ वहां बिखरी गंदगी ने गांववासियों के जीवन को दूभर बना दिया था। इन समस्याओं से ग्रामीणों को निजात दिलाने में पड़ियानूर ग्राम पंचायत की भूमिका अहम रही। ग्राम पंचायत ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ साथ घर घर शौचालय बनवाने में भी योगदान दिया। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत को स्वच्छ भारत अभियान से बहुत बड़ी सहायता मिली। इस अभियान के सहारे लोगों को शौचालय की अहमियत के बारे में जागरूक भी किया गया। पानी की टंकियों में क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं, जिससे जल को पीने योग्य बनाया जा सके। जिन जगहों पर पाइपलाइंस के सहारे पीने का पानी पहुंचता है, वहां इन पाइपों की साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान से आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में भी पीने के लिए साफ पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इन सकारात्मक बदलावों से बीमारियां कम हुई हैं और लोग बहुत हद तक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इन सकारात्मक बदलावों से एक ओर जहां बीमारियां कम हुई हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बहुत हद तक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं। गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है। நான் வந்து பழனூர் ஊராட்சி செயலாளராக 15 வருஷமா பணிபுரிஞ்சு வரேன். தூய்மையான பாரதம் பாரத் அபியான் திட்டத்தின் மூலமா வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி வந்து கொடுத்தாங்க। मैं 15 वर्षों से इस गांव की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। हमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रेनिंग में हमें बहुत ही विस्तार से रोजमर्रा के जीवन में साफ सफाई के महत्व और शौचालय की उपयोगिता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। कुछ समय पहले तक यहाँ लगभग 300 घरों में शौचालय उपलब्ध नहीं थे। लोग खुले में शौच जाने को अपनी आदत बना चुके थे। जिला कल्याण अधिकारी की सहायता से हमें जो ट्रेनिंग प्राप्त हुई, उसके बाद हमने गांव वालों को शौचालय की महत्ता के बारे में जागरूक करने का काम शुरू किया। वर्ष 2012-13 में 100 से ज्यादा शौचालय बनवाए गए। पहले सरकार की ओर से शौचालय बनवाने के लिए सहायता राशि कम मिलती थी, लेकिन अब पर्याप्त धनराशि मिल रही है, जिससे गांव वाले भी खुश हैं। ஒருங்கிணைப்பாளர் மூலமா வந்து அது எங்க உறவினர் மூலமா நாங்க அதை நாடி எங்க ஊராட்சிக்கு அது தேவை எங்களுக்கு அப்படி சொல்லிட்டு स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुख्य रूप से जिन दो बातों पर विशेष जोर दिया जाता है, उनमें सभी के लिए शौचालय उपलब्ध करवाना और पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराना शामिल है। इस अभियान से आए सुनहरे बदलाव से यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है। வரதுக்காக மீட்டிங்க்கு நாங்கள் 7 பேர் போனோம். தலைவர் போனோம். பிடிஓ வந்தார், கிளார்க் வந்தாங்க.
स्वच्छ भारत की बैठक में पडेनूर गांव से हम 7 लोग शामिल हुए थे। इस बैठक में 10 पंचायतों ने भाग लिया था। 5 दिन तक चले इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में हमें बहुत कुछ जानने को मिला। इन 10 पंचायतों में से एक पंचायत को स्वच्छ भारत कार्यशाला में शामिल होने के लिए दिल्ली भेजा गया। संयोग से इसके लिए हमारे पंचायत का ही चयन हुआ। दिल्ली में हमें विशेषज्ञों ने 5 दिनों में स्वच्छता की बारीकियों से रूबरू करवाया। ट्रेनिंग के बाद वापस आकर हम लोगों ने कई कार्य शुरू किए, जिनमें स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना और शौचालय बनवाना प्रमुख है। पानी की टंकियों में क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे पीने योग्य बनाया जाता है। नलों की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पर चिकित्सकों की टीम आकर पानी की गुणवत्ता की जांच करती है। स्वच्छ भारत अभियान की मदद से आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों को भी स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। हम सरकार की ओर से चलाई जा रही सभी तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर गांव की दशा और दिशा सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम स्वयं सहायता समूहों को भी सहायता देते हैं। उनकी मदद से लोगों को शौचालय निर्माण के प्रति प्रेरित भी किया जाता है। மக்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அந்த வீட்டுங்களில் அந்த தண்ணி பராமரிக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணியை நாங்கள் சுத்தம் வச்சு கொடுத்துருந்தோம். தண்ணி வந்து ஏற்கனவே எங்களுக்கு பற்றாக்குறையாக இருந்தது. இந்த டைமில் வந்து ஒரு 2 வேளையும் தண்ணி கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் அந்த பஞ்சாயத்தில் ஆரம்பித்து அந்த தண்ணி எடுத்து கொடுத்துன்னு வரோம்। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हो रहे कार्यों से यहाँ की महिलाओं के जीवन में खुशियाँ वापस लौट रही हैं। நான் பழையனூர் கிராமத்தில் வசித்து வருகிறேன். இப்போ பழையனூர் கிராமம்னு பார்த்தோம்னாக்கா சுகாதாரமற்ற ஒரு நிலைமை தான் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா मैं इसी पंचायत में रहती हूँ। पहले ये गांव बहुत गंदा था। खुले में शौच जाने से वातावरण काफी दूषित हो गया था। हमें शौच जाने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। कुल मिलाकर हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत थी। अब स्वच्छ भारत अभियान से शौचालय बन गए हैं। हमें शौच के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ता है। शौचालय घर में होने से बहुत राहत हो गई है। போறதால அவங்களுக்கு வந்து சுகாதாரமற்ற நிலைமையா இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து தொற்று நோய் கூடுதலா உற்பத்தி ஆகுது. பாரத் மூலமா எங்களுக்கு டாய்லெட் கட்டி கொடுக்க சொல்லி பஞ்சாயத்துல சொல்லியிருந்தோம்। स्वच्छ भारत अभियान का फायदा हमें ग्राम पंचायत की सहायता से मिल रहा है। हमें कई तरह का लाभ मिला है। पीने के लिए साफ पानी आसानी से उपलब्ध है। वहीं घरों में शौचालय बन जाने से मानसिक स्तर पर सुकून का एहसास हो रहा है। पडियानूर ग्राम पंचायत ने जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान का फायदा उठाकर इस गांव को एक नया आयाम दिया है, उससे कांचीपुरम जिला का ये गांव आसपास के गांवों के लिए आदर्श बन गया है। पेडेनूर गांव की हमने ये देखी रिपोर्ट, जहां पर भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में क्या कोशिशें हो रही हैं। अब ये जानते हैं कि अगर बात की जाए अनुसंधानों की, तो तकनीक के स्तर पे क्या कुछ हो रहा है। विशेषकर जब पानी की बात आती है तो हैंडपंप जो है बहुत इस्तेमाल होता है गाँव में, और सौर ऊर्जा से कैसे उसे चलाया जा सकता है, आइए देखते हैं। ये टंकी आप देख रहे हैं 5000 लीटर की है, और इसको इनोवेशन ऐसा किया है कि जो बोरवेल में पहले हैंडपम्प था, उसी के अंदर हमने अभी सोलर एक पंप बिठाया है। हैंडपम्प टंकी में पानी नहीं भर सकता था। हैंडपम्प के अगर सिलेंडर के नीचे अगर वाटर लेवल गई तो पानी खींचने को मुश्किल जाता था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सोलर पंप होने से इसको 200 फीट पे हमने बिठाया है, और ये सोलर पंप जो है तो अभी टंकी में पानी भर सकता है। ये सादा वाटर चैम्बर है जो हैंडपम्प के ऊपर बैठता था, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो पाइप जा रहा है इसको सबमर्सिबल पंप जो है तो फिट किया जाता है, और इसका सबमर्सिबल पंप का पानी यहाँ से आता है, ये सीधा टंकी में चला जाता है। ये जो आप एक ट्यूब देख रहे हैं, इसके अंदर से आपको केबल वायर इसकी आती है, और आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमने यहाँ पे जगह रखी है, इसके अंदर से हैंडपम्प चला जाता है ओरिजिनल। जब हैंडपम्प कोई रिपेयर के लिए निकाला जाता है तो इसको सबमर्सिबल पंप निकालने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द मेन एडवांटेज इसका होता है। दूसरी बात आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो प्लग रखा है, इसी से हम क्या करते हैं कि रूफटॉप रेन वाटर पानी जो इसके अंदर हार्वेस्टिंग करते हैं। सो ये छोटा सा आइटम एक हैंडपम्प को वाटर सप्लाई स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर लेता है।
कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपसे हमें ये कहना है कि तकनीक हम जब देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि प्रयास जो हैं हर तरह से हर दिशा में हो रहे हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है और आप क्या कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम के विषय में आप कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया है, आलोचना ही करना चाहते हैं तो भी स्वागत है, क्योंकि हम चाहते हैं कार्यक्रम को और बेहतर बनाया जाए जिसमें आप लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तो नोट कीजिए हमारा पता, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है sp@ddkdelhi.org.in। तो हर बार की तरह यही आशा करते हुए कि इस लक्ष्य को हम हासिल कर लेंगे और इसे मकाम तक पहुंचाएंगे, लेते हैं आज के कार्यक्रम में आपसे अनुमति। नमस्कार।